भाजपा की पहली सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व। प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार। बनारस की जनता में खुशी। प्रधानमंत्री ने पार्टी को दिया धन्यवाद। कहा, बाबा विश्वनाथ की नगरी में अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। संदेश खाली पहुंची फैक्ट फाइंडिंग समिति। 24 और 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने जाने से रोका था। अदालत के आदेश के बाद 6 सदस्यीय टीम को मिली अनुमति। समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की संसद में आज होगा प्रधानमंत्री पद का चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी के संयुक्त प्रत्याशी शहबाज शरीफ हैं सबसे प्रबल दावेदार। गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से पहुंचाई मदद। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के लिए अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने खाद्य सामग्री के हजारों पैकेट्स किए एयर ड्रॉप। और उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश के साथ गिरे ओले। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। भाजपा लोकसभा चुनाव में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास कर रही है और इसकी झलक कल जारी हुई लोकसभा चुनाव की पहली सूची में साफ तौर पर देखने को मिली। लोकसभा चुनाव के लिए 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। 195 उम्मीदवारों की इस सूची में 28 महिलाओं और 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। भाजपा की सूची में अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा की पहली सूची में उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम के 14 में से 11, झारखंड में छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1 और दमन दीव से 1 उम्मीदवार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेतृत्व और काशी की जनता को आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। भाजपा नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मुझ में निरंतर विश्वास जताने के लिए पार्टी के करोड़ों निस्वार्थ कार्यकर्ताओं को मेरा नमन। 2014 में मैं लोगों के सपनों को साकार करने और गरीब से गरीब को सशक्त बनाने का संकल्प लेकर काशी गया था। बीते 10 वर्षों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में तेज प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी के मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आज दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
उन्होंने लिखा, विश्व वन्य जीवन दिवस पर सभी वन्यजीव प्रेमियों को बधाई। ये हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का जश्न मनाने और इसकी रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। मैं उन सब की सराहना करता हूं जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का दल आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग की टीम राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी। यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। इस दौरान निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेगा। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति आज संदेश खाली पहुंच गई है। फैक्ट फाइंडिंग समिति संदेश खाली के सच को सामने लाने के लिए पीड़ितों से मुलाकात करेगी, पूरे मामले की जानकारी लेगी। इस फैक्ट फाइंडिंग समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं जो संदेश खाली का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में इस टीम को पहले 24 और 25 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करना था। हालांकि टीम को बंगाल पुलिस ने जाने नहीं दिया और हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया था। समिति ने इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 6 सदस्यीय टीम को संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी थी। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हुई है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के जवान रमेश कुरेठी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव और एक AK-47 बरामद किया गया है। मुठभेड़ स्थल के आसपास सर्चिंग अभियान जारी है। ये मुठभेड़ जिले के नक्सल प्रभावित हिदुर के जंगलों में 1 घंटे तक चली। SPI के एलिसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। ये मामला छोटे बेटियां थाना क्षेत्र का है। जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर ऑपरेशन पर पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। इस दौरान घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस जवानों की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। CBI ने मणिपुर के विष्णुपुर पुलिस शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद की लूट के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। CBI ने हाल में असम के गुवाहाटी में कामरूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों ने पिछले साल 3 अगस्त को बिष्णुपुर के नारायण सीना में द्वितीय इंडियन रिजर्व बटालियन मुख्यालय के 2 कमरों से 300 से अधिक हथियार, 19,800 गोलियां और अन्य सामान लूट लिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के दौरान एयर एम्बुलेंस सेवाओं का उद्घाटन किया। हेली एम्बुलेंस और फिक्स्ड विंग एयर एम्बुलेंस एवं प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की उपलब्धता वाली इस व्यापक सेवा का लक्ष्य सभी जिलों और प्रशासनिक प्रभागों को कवर करना है। हेलीकॉप्टर में 1 स्ट्रेचर और आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण होंगे। इसके साथ ही इसमें 1 से 2 चिकित्सा कर्मियों के साथ एक मरीज के परिवहन की सुविधा होगी। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत के अन्य शहरों में भी हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उत्तराखंड में इस हेलीकॉप्टर को एम्स ऋषिकेश में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी सेवाएं उपलब्ध होंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी की बीते कुछ दिनों पहले हुई संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्राएं भारतीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही हैं, जो मध्य पूर्व के साथ जुड़ाव में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती हैं। इस बदलाव के लिए 5 चीजें बेहद अहम रही हैं। पहला, मध्य पूर्व के देशों के साथ बढ़ी हुई राजनयिक भागीदारी। दूसरा, क्षेत्र को लेकर एक व्यापक राजनीतिक एजेंडा। G20 सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप को मिलाकर आर्थिक कॉरिडोर बनाने का फैसला दिखाता है कि मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर भारत कितना गंभीर है। तीसरा, मध्य पूर्व क्षेत्र को किसी खास धार्मिक चश्मे से न देखना। चौथा, अरब देशों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करना। और पांचवा, आतंकवाद विरोधी सहयोग का विस्तार। ये सभी रणनीतिक विकास वैश्विक आर्थिक केंद्र और क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में खाड़ी देशों के बीच भारत की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। अरब के खाड़ी देशों के साथ संबंधों की नई इबारत भारतीय कूटनीति के लिए हाल के दशक में सबसे अहम उपलब्धि है। अबुधाबी में अक्षरधाम मंदिर का शुभारंभ और कतर में जासूसी के आरोप में जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई भारतीय कूटनीति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में अगले सप्ताह एक नया बेस INS जटायु बनाने जा रही है। भारतीय नौसेना 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में मिनिकॉय में INS जटायु के रूप में नौसैनिक टुकड़ी को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS जटायु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में एक अहम मील का पत्थर है। INS जटायु की स्थापना द्वीपों में भारतीय नौसेना के परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ लक्षद्वीप की परिचालन कमान के तहत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब पंजाब में किसान 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। साफ है कि सरकार किसानों के सरोकार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शुरू की जा रही एक पायलट परियोजना का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को नुकसान हुआ। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख मीट्रिक टन का भंडारण बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजना है। इससे किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से सही समय पर बेच सकेंगे। इससे उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा उन्होंने 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में कंप्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें खेती को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया और पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पर स्विच किया गया।
अमेरिकी मीडिया में भारत के धार्मिक स्थलों की जमकर तारीफ की गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में वॉल्टर रसेल मीड ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य हिंदू पुनरुत्थानवाद को आर्थिक विकास के साथ जोड़ना है, जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और राम जन्मभूमि मंदिर में देखा गया है। लेखक ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि लाना है, जहां मंदिर के साथ साथ सड़कें, राजमार्ग और एक नए हवाई अड्डे का विकास पर्यटकों की भीड़ को समायोजित करने के लिए काफी अहम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के हिंदू पुनरुत्थान का जुनून और धर्म परायणता एक ऐसी ताकत है जिसे दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। वॉल्टर रसेल मीड ने कहा कि धार्मिक पर्यटन भारतीय पहचान को और गहरा करेगा, साथ ही परिवर्तनकारी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 के लिए घरेलू उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें 2011-12 की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू व्यय 2 गुने से अधिक हो गया है। भारत में भोजन पर खर्च का हिस्सा पिछले 20 वर्षों में बदल गया है। 1999, 2000 के और 2022 और 2023 के बीच शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों के लिए भोजन पर खर्च की हिस्सेदारी में धीरे धीरे गिरावट आई है। हालांकि ये पहली बार है कि ग्रामीण भारत में भोजन पर व्यय कुल उपभोग व्यय के 50% से कम हो गया है और शहरी भारत में 40% से कम हुआ है। औसत ग्रामीण और शहरी भारतीयों ने 2022-23 में पहली बार खाद्यान्न की तुलना में फलों और सब्जियों पर अधिक खर्च किया। आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खपत शहरी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि नवीनतम घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत का गरीबी स्तर 5% से नीचे गिर गया है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं। एनएसएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च बढ़ा है, जो 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 2 गुने से अधिक हो गया है, जो देश में समृद्धि के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण सरकार द्वारा उठाए गए गरीबी उन्मूलन उपायों की सफलता को भी दर्शाता है। सर्वेक्षण में जनसंख्या को 20 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया और आंकड़ों से पता चला कि सभी श्रेणियों के लिए औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,459 रुपये है। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शनिवार देर रात दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश होने से ठंड बढ़ गई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने कहा कि दिन में भी बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर के तापमान में और गिरावट का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम स्थिर रह सकता है। हिमाचल में शनिवार को अधिकतर स्थानों पर वर्षा और हिमपात के कारण ठंड बढ़ गई। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में आज से भारी बारिश और बर्फबारी कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ कुछ दिन पहले रात से शुरू हुई बूंदाबांदी कल सुबह वर्षा में बदल गई। कल सुबह से रात तक 11 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कल शुरू हुई वर्षा गेहूं और अन्य फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। इसके बाद खेतों में सिंचाई की जरूरत नहीं रही। इलाके में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री से बढ़कर 18.4 पर पहुंच गया।
हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग क्षेत्र में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। रोहतांग क्षेत्र में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद इलाका बर्फ की चादर से ढक गया। इससे पहले मनाली में भी बर्फबारी हुई थी। मनाली के सभी पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए। वहीं शिमला के नारकंडा में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम एक बार फिर आफत लेकर आया। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन, कीचड़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पहले से ही बंद है। राजौरी के मनूरगाल इलाके में पहाड़ से पत्थर गिरने पर मेटाडोर सवार 6 यात्री घायल हो गए। पुंछ के मंडी में 2 और कठुआ के बनी में 4 कच्चे मकान गिर गए। तूफान से पुंछ क्षेत्र में एक स्कूल की छत उड़ गई, जबकि जम्मू संभाग के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। संभाग के कई नदी नाले उफान पर हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की संसद में आज प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा। भारतीय समय अनुसार सुबह 11:30 बजे नेशनल असेंबली का सत्र शुरू हुआ। नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया है। इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इमरान खान के समर्थन वाले सांसद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने इमरान खान के अप्रूवल के बाद उमर अयूब को PM पद का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 336 संसद में 169 वोट प्राप्त करने होंगे। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित तो उसके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वहीं इमरान खान की PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 8 फरवरी के चुनाव में 93 सीटें जीती हैं। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक को कल नेशनल असेंबली के 22वें स्पीकर के रूप में चुना गया। स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया गया। गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों को जरूरी राहत मुहैया करने के लिए वायुसेना के केंद्रीय कमान के 3 विमानों ने खाद्य सामग्री के 38,000 पैकेट वाले 66 बंडल गिराए। ये एयर ड्रॉप गाजा में अधिक सहायता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें गलियारों और रास्तों के माध्यम से सहायता को बढ़ाना भी शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य देशों ने भी पहले गाजा में हवाई रास्ते से सहायता पहुंचाई है, लेकिन अमेरिका द्वारा ये पहली बार सहायता की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गाजा में आपातकालीन मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की थी। साथ ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात पर जोर देगा कि इजराइल अधिक से अधिक ट्रकों और अधिक मार्गों की सुविधा प्रदान करे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनकी ज़रूरत के अनुसार मदद मिल सके। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस मिशन का समर्थन करता है, जिससे ज़मीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जा रही है। कैलिफोर्निया के नवादा काउंटी में भारी बर्फबारी हुई। भारी बारिश के बाद राजमार्ग को बंद कर दिया गया। नवादा काउंटी में भारी बर्फबारी के बाद अंतर्राज्यीय 80 के एक हिस्से को बंद करने के बाद फुटेज जारी किया गया। आपको बता दें कि बर्फीले तूफान के बाद कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा के कुछ हिस्सों में कल दोपहर तक 42 इंच बर्फ ढक गई थी। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सफर अच्छा रहा है। ये टीम अब तक 4 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं गुजरात जायंट्स को इस संस्करण में अब तक एक भी जीत नहीं मिली है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में गुजरात की टीम अपना खाता खोलना चाहेगी। WPL में शनिवार शाम खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली। मुंबई ने RCB को 7 विकेट से हराकर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। RCB ने 6 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने 16वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच की पहली पारी के दूसरे दिन मध्य प्रदेश की टीम 47 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश ने 1 विकेट खोकर 47 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल
पहले बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ की पूरी टीम 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पहले दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई ने 2 विकेट खोकर 45 रन बना लिए थे। आज जब टीम मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश लय में आने की होगी। इससे पहले तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 144 रन बनाए। तमिलनाडु की तरफ से टॉप स्कोरर विजय शंकर रहे, उन्होंने 44 रन बनाए। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 43 रन की पारी खेली। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय पलाश फ्लावर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। फूलों के इस उत्सव को राष्ट्रीय राजधानी में डीडीए ग्रीन्स शिवाजी मार्ग पर मनाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिखने में बेहद आकर्षक, कोमल, सुगंध से भरपूर और रंग बिरंगे फूल सभी के प्रिय होते हैं। बसंत का मौसम हो और सदाबहार फूलों की चर्चा न हो, भला कैसे हो सकता है। फूलों के इसी उत्सव को राष्ट्रीय राजधानी में डीडीए ग्रीन्स शिवाजी पार्क पर मनाया जा रहा है। पलाश फ्लावर फेस्टिवल के नाम से आयोजित इस महोत्सव में विभिन्न प्रजातियों के फूलों को प्रदर्शित किया गया है। खास बात ये है कि यहाँ फूलों के अलावा अलग अलग किस्मों के पौधे भी प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें कई विदेशी प्रजातियाँ भी शामिल हैं। इस मौके पर डीडीए के प्रधान आयुक्त ने कहा कि ये आयोजन लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहा है। ये पिछले साल से हमने शुरू किया है। पिछले साल के रिजल्ट्स बड़े इनकरेजिंग थे। इस साल भी हमें पूरी उम्मीद है कि आसपास के पब्लिक यहाँ आएंगी और इस फेस्टिवल में 4 चांद लगाएंगे। फूलों के इस 2 दिवसीय महोत्सव पलाश फ्लावर फेस्टिवल का उद्देश्य देश की राजधानी दिल्ली में हरियाली और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां आ रहे हैं और इस फ्लावर फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। आइए जानते हैं लोगों से उन्हें इस फ्लावर फेस्टिवल में क्या कुछ खास देखने को मिला। यहाँ पे इतने तरह के फूल लगा रखे हैं इन्होंने, बहुत अच्छे फूल हैं जिनसे इन्होंने अलग अलग तरह की डेकोरेशन कर रखी है और मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को भी सबको आना चाहिए। यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा है, अभी मौसम भी साफ है, तो आई थिंक दिल्ली में ऐसा मौसम और ऐसी हवा बहुत कम मिलती है। पलाश फ्लावर फेस्टिवल में बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान बच्चों के लिए पौधे लगाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही साथ उन्हें फूलों की अलग अलग किस्मों को जानने और पहचानने का मौका भी मिला। फ्लावर कंपटीशन में पार्ट लिया और मैंने पहले मिट्टी डाली, उसके बाद पौधा डाला, फिर मिट्टी को पानी दिया, इसलिए बन गया। और मुझे यहाँ पर फ्लावर फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने ये गमला ले लिया, फिर उसके बाद मैंने इसमें नेम स्लिप लगवाई, फिर उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी डाल दी नीचे डाल के, फिर उसके बाद मैंने फ्लावर खरीद के फिर इसमें फ्लावर लगा दिए। इधर आके अच्छा लगा। इधर मैंने बहुत सारे फ्लावर्स के नेम्स सीखे और अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे। इसके अलावा इस महोत्सव में बच्चों के लिए डीजे प्ले, बैंड प्रस्तुति और सेल्फी पॉइंट जैसे कई आकर्षण के केंद्र रखे गए हैं। आपने देखा कि बसंत के आगमन के साथ ही पलाश फ्लावर फेस्टिवल को लेकर लोगों के बीच उत्साह का माहौल है। लोग यहां आ रहे हैं और डीडीए की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं नेहा गोस्वामी, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत